हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी 6 एनसीईआरटी। ये है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि अभी हमारा आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम होना बाकी है। अभी यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, तो हम जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम किस लेवल का था। और एग्ज़ाम में ना अब आजकल क्या है ना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो हम जब तक उन क्वेश्चंस जो आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उन्हें हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। वो क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें टैकल हम तभी कर पाएंगे जब हमारा बेस मजबूत होगा। बेस हमारा जब क्लियर होगा, हम तभी उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारा बेस मजबूत होना ज़रूरी है, और बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट ऑप्शन है। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, वो सबसे पहले एनसीईआरटी को ही रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की। ये होगा चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों, क्या है ना कि अभी ये हम पहले एक एक करके ये ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे 6th की, फिर उसके बाद 7th की, फिर उसके बाद 8th क्लास की, फिर 9th 10th 11th 12th। और इसी तरीके से जब हमारी 12th तक की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे जो भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जो भी जिसका भी मतलब बेस्ट हुआ, उसका हम एनसीईआरटी जो भी आप लोग कहेंगे, आपके अकॉर्डिंग आप कहेंगे पॉलिटी, तो हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे 6th क्लास से। और अगर आपकी डिमांड होगी कि नहीं मैम हिस्ट्री स्टार्ट करिए आप, तो मैं फिर हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी 6th क्लास से 12th क्लास तक की हिस्ट्री। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 1, सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम सभी जानते हैं कि जो है 8 उपग्रह होते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद होता है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले एक था प्लूटो, और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं दिन के समय में, हालांकि जैसे रात में जैसे तारे टिमटिमाते हैं, वैसे वो दिन में भी उनकी चमक रहती है, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उस प्रकाश के कारण हम उन्हें उनकी उनकी जो टिमटिमाहट होती है ना, उसको हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वह क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ऐसे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। तथा
वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो जो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के जो विभिन्न समूहों द्वारा जो बनाई गई जो आकृतियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सबसे ज़्यादा इजीली हम किसको पहचान सकते हैं? सप्तऋषि नक्षत्र मंडल को जो है। सप्त यानी कि 7, ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये आपको जो ये इमेज दिखाई दे रही है तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तारों का समूह दिखाई दे रहा है। तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। हम सभी को पता है कि प्राचीन समय में कोई घड़ियाँ तो नहीं होती थी, तो लोग कैसे समय का पता लगाते थे? वो इन तारों की सहायता से ही समय का पता कर लेते थे। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यह सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये ध्रुव तारा है सबसे ऊपर, और इसके ऊपर जो ये काल्पनिक रेखा जो खींची गई है इसके बारे में वो बताने की कोशिश की जा रही है इसमें। ये है आपका, मैं आपको बताती हूँ, ये इसके बारे में, ये जो रेखा खींची गई है इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है। ये सबसे ऊपर जो तारा है ये उत्तर दिशा को बता रहा है, तो इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यह सप्तऋषि मंडल के संकेतक द्वारा तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको मतलब यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सूर्य क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के पास तो अपना कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं है, तो पृथ्वी पर पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आता है? वो तारे से प्रकाश प्राप्त करती है पृथ्वी। और तारा क्या है? हमारे सबसे क्लोज तारा कौन सा है? सूर्य। तो सूर्य का अपना उसमें प्रकाश है, क्योंकि वो एक तारा है, तो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी भी प्रकाशित होती है। तो ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश है वो ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? मैंने जैसे कि भी आपको बताया, पृथ्वी किससे अपना ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से। सूर्य क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका दिखा रखा है कि आपके मतलब ये कितने तारे हैं। जैसे सूर्य सबसे क्लोज कौन सा है? सूर्य के सबसे क्लोज है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सूर्य के सबसे क्लोज है ये बुध। क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। हमारा सौरमंडल किसका भाग है? ये मिल्की वे का।
ठीक है, आकाशगंगा का ही एक भाग है, जिसे क्या कहते हैं, मिल्की वे। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों को एक प्रणाली, इस प्रकार की लाखों, एक प्रणाली है, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम लोग सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको इमेज में दिखा रखा है, ये हमारी पृथ्वी है, फिर सौरमंडल है, आकाशगंगा है, ब्रह्मांड है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। तो आप, मैंने जो यहाँ तक पढ़ाया है आप ये कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि ना क्या होता है कि जो शुरुआत करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, या जितनी मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं ना, जो स्टार्ट करना चाहती हैं, पढ़ाई स्टार्ट करना चाहती हैं, अपने आप को दोबारा से कि चलो हम दोबारा से कुछ करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, या फिर एक नई शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, तो वो भी, उनको भी क्या होता है कि वो पहली दूसरी बार में कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता। तो ये सबके साथ है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि पहली या दूसरी बार हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हमें शायद पहली बार में तो बिल्कुल भी समझ में ना आए। तो इसलिए आप ना एक बार, जैसे मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया, आप उस तरीके से पढ़ लीजिए, फिर एक बार आप खुद से पढ़िएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ना क्लियरिटी आएगी, क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। जब आप इसे अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना अंडरस्टैंडिंग्स आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड जो बुक होती है ना, उनको पढ़ेंगे ना, तो वो आपको ईजीली समझ में आने लगेंगी। तो ऐसे ही अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।